अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। रज़िया फलों के बाग में एक दरख्त के नीचे उदासी बैठी थी कि अचानक उसके सर के बिल्कुल ऊपर चिड़ियों के चहचहाने का शोर सुनाई देने लगा। उसने जल्दी से सर उठाकर ऊपर देखा, जहां दरख्त की शाखों के दरमियान चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया हुआ था, जिसमें कि शायद चिड़िया के अंडे या बच्चे थे। एक काला सा सांप शाखों पर झूलता हुआ उस घोंसले तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। अब तो वहां चिड़ियों का बहुत ज्यादा शोर हो चुका था, क्योंकि चिड़िया बहुत इकट्ठी हो गई थी। रज़िया सांप को देखकर कांपने लगी और जल्दी से उठकर उस दरख्त से परे हट गई और दुआ करने लगी कि सांप उस घोंसले तक न पहुंच सके। उसी वक्त एक हैरानकुन काम हुआ। रज़िया के पीछे से एक दरमियाना सा पत्थर उड़ता हुआ आया और सांप के सर पर जोर से लगा। सांप हवा में उड़कर दूर जा गिरा और रज़िया के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई और उसने पलटकर पीछे देखा, जहां उसका मंगेतर अरशद खड़ा मुस्कुरा रहा था। रज़िया उसको देखकर मुस्कुराती रही, लेकिन फिर उसने नाराजगी से मुंह फुला लिया और अपना रुख बदला। अरशद ने भी उसकी नाराजगी महसूस कर ली तो वो तेज कदमों से उसके पास आया। मुझे पता है कि मैं बहुत लेट हो गया हूँ, लेकिन क्या करूं, मैं भी मजबूर था। आज पैदल आया हूं। बाबा अपने साथ घोड़ी लेकर गए हुए थे। रज़िया को यह सुनकर एक झटका लगा कि उसका महबूब इतनी दूर से पैदल उससे मिलने आया है, तो वो अरशद के सीने से लगती चली गई। मुझे माफ कर दो, गुस्सा आ गया था तुम्हारे देर से आने पर, लेकिन अगर घोड़ी ना थी तो ना आते, फिर किसी दिन मिल लेते। कैसे ना आता, इतने दिनों बाद तो मिल रहे हैं। आज ना आता तो ना जाने फिर कब मुलाकात होती, अरशद बोला। अरशद और रज़िया दोनों कज़न थे। दोनों के वालिद आपस में दोस्त, दोनों की माएँ बहनें थीं। बचपन में ही एक दूसरे के घर आना जाना था। मेल जोल और इकट्ठे खेलना, रंग रलियां मनाना, और फिर दोनों की हो गई मोहब्बत। पहाड़ी इलाके के रहने वाले थे। रज़िया पहाड़ी ठंडे इलाके की लड़कियों की तरह ही सफ़ेद गोरी, लंबे बाल, और अल्लाह ने नए नक्श भी खूब दिए थे। दूसरी तरफ अरशद भी कुछ कम ना था। दोनों ही एक दूसरे से टूटकर मोहब्बत करते थे। उनके घर वाले उनकी मोहब्बत से आगाह थे, इसीलिए उनकी मंगनी कर दी गई और साथ ही ताकीद भी कर दी गई कि अब हर रोज़ का मिलना बंद। लेकिन दोनों ही जब एक दूसरे से मिलना लेते, उस वक्त तक बेचैन से रहते। रज़िया का गांव पहाड़ी के दामन में, जबकि अरशद का दो पहाड़ियों को छोड़कर एक वादी में घर था। हवाई फासला ज़्यादा न था, लेकिन पहाड़ियों की वजह से ज़मीनी फासला बहुत था। आने जाने में मुश्किल थी, लेकिन फिर भी वो रज़िया से मिलने ज़रूर आता, कभी अपने वालिद की घोड़ी पर तो कभी पैदल। बाहर का मौसम आने वाला था। उनकी शादी तय थी। शादी के दिन नज़दीक आ रहे थे और वो दोनों खुशी से इतराए इतराए फिरते थे। रज़िया और अरशद कब से उसी बाग में मिल रहे थे। आज भी वो दरख्त के नीचे बैठे काफ़ी देर बातें करते रहे। अरशद ने रज़िया के सुनहरी बालों को हाथ से छुआ और अलविदा कहना ही चाहा था कि अचानक दरख्त की शाखें जोर जोर से हिलने लगी। दोनों ने हैरान होकर उस दरख्त की तरफ देखा, क्योंकि हवा का नामो निशान ना था। दोनों कुछ परेशान हो गए और उसी परेशानी में जल्दी जल्दी उस बाग से निकले। रज़िया को ऐसा लग रहा था कि कोई उसे देख रहा हो। उसने अरशद की तरफ देखा, जो कि उसे अलविदा करके पहाड़ी के पीछे गायब हो रहा था। रज़िया तेज तेज कदमों से अपने घर की तरफ चल दी, जो कि कुछ ही फासले पर था। रज़िया अपने घर में दाखिल हुई। रज़िया, शाम का अंधेरा फैलने लगा है और तू अपने लंबे बाल खोले कहाँ से आ रही है? रज़िया की वालिदा सलमा ने उसे आवाज़ देकर पूछा। कुछ नहीं अम्मा, एक सहेली से मिलने गई थी। घर में दाखिल होते ही उसका जहन पिछली परेशानी भूल गया और उसने मुंह दूसरी तरफ करके अम्मा को जवाब दिया। साथ ही सहेली का सोचकर मुस्कुरा भी दी। सर पर कोई चादर ओढ़ाकर यूं ना घुमा कर, वरना कोई जिन चिमट जाएगा। अम्मा की बात सुनकर रज़िया के मुंह से एक कहकहा बुलंद हुआ और वो अंदर की तरफ भागी। अम्मा, आपका भांजा पहाड़ खोद सकता है तो फिर जिन विन किस बाग की मूली है? उसको तो अरशद यूं उड़ा देगा। रज़िया ने हाथ पर फूंक मारते हुए कहा। उसकी बात अभी ख़त्म भी ना हुई थी कि मकान की छत, जो कि लकड़ी और लोहे की चादर से बनी थी, अजीब तरह से चरचरा उठी। दोनों माँ बेटी ने फौरन छत की तरफ देखा। उन्हें ऐसा लगा कि मकान पूरा हिल गया हो।
दोनों ही डर कर गुमसुम सी हो गई। दोनों के मुंह से कोई लफ्ज ना निकल सका। अरे रजिया, ये क्या था? सलमा ने अटकते हुए पूछा। रजिया खुद डरी सहमी खड़ी थी। वो क्या जवाब देती? अब दोनों ही परेशान परेशान खड़ी सोच रही थी कि ये उनका वहम था या वाकई मकान चरचराहट के साथ डगमगाया भी था। फिर दोनों माँ बेटी खोए खोए आपस में कोई बात किए बिना ही आहिस्ता आहिस्ता अंदर कमरों की तरफ बढ़ गई। रजिया अंदर कमरे में दाखिल हुई और जल्दी से दरवाज़ा बंद किया तो उसे ऐसा लगा कि कोई हंसा हो। वो चौंक कर पलटी, लेकिन कमरा खाली था। वो पहले ही परेशान थी। हंसी की आवाज़ सुनकर मजीद परेशान हुई और डर कर इधर उधर देखने लगी। उसके कदम अपनी जगह जम से गए थे। वो सोचने लगी कि उसके साथ आज क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद बहुत मुश्किल से उसने वज़ू किया और कमरे के कोने में जाए नमाज बिछाकर नमाज मगरिब के लिए खड़ी हो गई। उसी वक्त कमरे का दरवाज़ा खुला। ऐसे लगा कि कोई आहिस्ता से बाहर निकला हो और फिर दरवाज़ा बंद हो गया। उसके बाद सुबह तक ऐसा वैसा कोई वाक़या ना हुआ, इसलिए दोनों माँ बेटी के जहन से निकल गया कि वो रजिया के अब्बा मतलूब खान को कुछ बताएं। फलों का मौसम था, दरख्तों के साथ फल लगे थे। रजिया रोज़ाना असर के बाद बाग में होती। आज भी वो बाग में बैठी चिड़िया के उस घोंसले को गौर से देख रही थी, जिसमें से कि चिड़िया के बच्चों की चैं चैं की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। और रजिया का दिल चाह रहा था कि दरख्त पर चढ़कर घोंसले में उन बच्चों को देखे। अचानक बाग के कोने से घोड़े की हुनहुनाहट सुनाई दी तो रजिया ने जल्दी से पलटकर देखा और अरशद को अपने सामने देखकर उसे अपनी आंखों पर जैसे यकीन न आया, जो कि एक सफ़ेद रंग के घोड़े पर बैठा मुस्कुरा रहा था। पहले तो वो हैरान खड़ी रही, लेकिन फिर एकदम ही दौड़ी और अरशद के पास पहुंची। अरशद, तुम? उसके मुंह से निकला। हाँ, क्यों, मैं नहीं आ सकता क्या? इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? अरशद ने घोड़े से उतरते हुए हंसकर कहा। उसी वक्त रजिया को बहुत ही दिलनशीन भीनी भीनी खुशबू आई तो बेख्तियार उसका दिल अरशद की तरफ खींचने लगा। क्यों नहीं, तुम तो रोज आ सकते हो, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई का हर्ज होगा। सुना है कि वकालत बहुत ही मुश्किल होती है, रजिया ने खोए खोए अंदाज से कहा, क्योंकि अरशद के पास से आई खुशबू की महक उसे मसहूर कर रही थी। कुछ मुश्किल नहीं, बस आखिरी दिन है। और उसके बाद अरशद ने बात अधूरी छोड़ दी, जिसे समझकर रजिया शर्माने लगी। फिर उसने घोड़े की तरफ देखते हुए पूछा, छोड़ो, ये बताओ कि इतना खूबसूरत घोड़ा किसका है? बाबा को किसी दोस्त ने तोहफा दिया तो उन्होंने मुझे दे दिया, क्योंकि उन्हें पता होगा कि मैं तुमसे मिलने के लिए आता रहता हूं। मगरिब से कुछ देर पहले जबकि वो आपस में प्यार भरी बातें कर रहे थे तो अरशद ने कहा, रजिया, चलो तुम्हें मैं अपने घोड़े पर सैर कराऊं। रजिया ने शर्माते हुए सर को ना में हिलाया। अगर किसी ने देख लिया तो? अरशद ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए उसे हाथ से पकड़कर उठा लिया। आगे खुद घोड़े पर बैठकर पीछे रजिया को बिठा लिया। रजिया चुपचाप बैठ गई, जैसे किसी ने उसे हिप्नोटाइज कर दिया हो। अरशद से आती खुशबू ने उसे होश से बेगाना कर दिया और उसने अरशद की कमर के गिर्द अपने बाजू मजबूती से लपेट लिए। अरशद ने घोड़े को एड़ लगाई। घोड़ा दौड़ने लगा। रजिया को ऐसा लग रहा था कि घोड़ा हवा में उड़ रहा हो। मगरिब से पहले पहले उन्होंने कितने ही पहाड़ों की सैर कर ली और एक नदी से ठंडा पानी भी पिया। रजिया को बहुत ही लुत्फ आ रहा था। और फिर ऐन अजान के वक्त अरशद ने उसे घर से कुछ फासले पर पहाड़ी के दामन में छोड़ दिया और खुद उसकी तरफ देखते हुए घोड़े को दौड़ाता पहाड़ पर चढ़कर दूसरी तरफ उतर गया। रजिया ने भी उसे अलविदाई अंदाज में हाथ हिलाया और घर की तरफ चल दी। उसके दिल में आज की उस घोड़े पर सैर, और वो भी अरशद के साथ, उसे ये सोचकर मीठी मीठी सी खुदबुद सी हो रही थी। और फिर ये सिलसिला चल पड़ा। अरशद हर रोज असर के बाद आ जाता और फिर वो दोनों पहाड़ों, नदियों और वादियों की सैर करने निकल जाते। रजिया को अब हर पल अरशद का शिद्दत से इंतजार रहने लगा। जब वो अरशद के साथ घोड़े पर बैठती तो उसे बहुत अच्छा लगता। वो बहुत खुश रहने लगी थी। आजकल हमारी बेटी बहुत खुश नजर आती है, कहीं नजर न लग जाए किसी की। रजिया के अब्बा मतलूब खान ने एक शाम बेटी को चेहरे पर खुशी सजाए घर में दाखिल होते देखकर कहा। अब्बा की बात सुनकर रजिया का चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। शादी जो नजदीक आ रही है हमारी बेटी की,
सलमा बीबी ने वजू करके करीब आते हुए कहा और रजिया माँ की बात सुनकर अंदर भाग गई। अरे नेक बख्त, एक ही औलाद है हमारी, वो भी चली जाएगी और तू खुश हो रही है? मतलूब खान ने उदास लहजे में कहा। रजिया के अब्बा, बेटियां तो देने की चीज होती हैं, बस दुआ करो कि मुकद्दर अच्छा हो और वहां जाकर खुशो खुर्रम रहे। मतलूब ने अपनी बीवी की बात पर सर हिला दिया। रजिया और अरशद को घोड़े की सैर करते 1 माह होने को आया था। उधर बाग में फल पक चुके थे और दरख्तों से उतारे जा रहे थे। मतलूब खान खुद इस काम की निगरानी कर रहा था। कभी कभी रजिया उसके साथ होती। उन दिनों जब तक के फल उतरते रहे अरशद न आया, रजिया को शिद्दत से उसका इंतजार रहता और उसके ना आने पर उसका दिल बहुत उदास रहता। जिस दिन फलों को उतारने और ले जाने का काम मुकम्मल हुआ, उसी शाम अरशद अपने घोड़े के साथ आ हाजिर हुआ। रजिया उसे देखकर खुश हुई, लेकिन ना आने के शिकवे गिले भी किए, जिन्हें अरशद ने हंसकर सुना और मुस्कुराता रहा। आओ, आज तुम्हें मैं उस पहाड़ की चोटी पर ले चलूं, जहां से तुम दूर दूर तक फैली इन हसीन वादियों को देख सकोगी। अरशद ने रजिया को बाहों में भरते हुए प्यार से कहा। रजिया उसके अंदाज से शर्मा गई और सोचने लगी कि इससे पहले तो अरशद एक हद में रहता था, इन दिनों वो कुछ ज्यादा ही करीब आ रहा है। लेकिन अरशद, वो चोटी तो बहुत दूर है, हम वहां तक नहीं जा सकते। रजिया ने बेचैन होकर कहा। ये जो मेरा घोड़ा है ना, बस देखते ही देखते हमें वहां पहुंचा देगा। अरशद ने रजिया की आंखों में प्यार से देखते हुए कहा। तब रजिया कुछ बोल ना सकी, बल्कि वो जैसे अरशद की आंखों के ट्रांस में आ गई और फिर कुछ ही लम्हे बाद वो दोनों घोड़े पर बैठे हवा में जैसे उड़े चले जा रहे थे। उस चोटी की सैर करके रजिया को ठंड लग गई, इसलिए उसने अरशद से जल्दी वापस चलने का कहा। जब वो घर पहुंची तो दरवाजे पर ही माँ उसका इंतजार कर रही थी। रजिया अपनी माँ को दरवाजे पर देखकर ठिठक गई और उसे किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। रजिया, कहाँ थी तुम? सलमा ने रजिया को आता देखकर घर के अंदर चली गई और पीछे रजिया के दाखिल होते ही गुस्से से कहा। अम्मा, तुम्हें पता तो है मैं हर शाम बागों की तरफ चली जाती हूँ। रजिया ने डरते डरते जवाब दिया। कौन से बाग में थी? हमने तो सारे बाग और तुम्हारी सहेलियों के घर तक देख लिए, लेकिन तुम ना थी। आज अरशद और उसके घर वाले शादी की तारीख रखने आए थे। अरशद भी हमारे साथ ही तुम्हें देखता रहा। रजिया की माँ बहुत कुछ कहती रही, लेकिन रजिया तो अरशद का सुनकर चकराने लगी थी। यह कैसे हो सकता था कि अरशद उसके साथ भी था और घर में भी हो? उसी वक्त मतलूब खान भी अंदर से बरामद हुआ, जो कि नमाज को जाने के लिए निकल रहा था। रजिया की माँ, अपनी बेटी को समझा दो कि इसका निकलना बहुत ज्यादा हो गया है, इसे कम करे। यह ना हो कि इसके बाहर जाने पर पाबंदी लगा दूं। रजिया का दिमाग सुन हो गया और वो घर के सहन में गिरती चली गई। उसके वालिदैन उसकी तरफ भागे, लेकिन वो जमीं बोस हो चुकी थी और बेहोश भी। रजिया के गिरते ही उसके वालिदैन के परेशानी से जैसे हाथ पांव फूल गए। उन्होंने बड़ी मुश्किल से संभालते हुए रजिया को अंदर कमरे में चारपाई पर लिटा दिया। एक उल्लू न जाने कब से घर के सामने दरख्त पर बैठा अपनी बड़ी बड़ी गोल आंखों से उनकी तरफ घूर रहा था, और जब रजिया को उसके वालिदैन अंदर ले गए तो उसने उड़ान भरी और उसी कमरे की खिड़की पर जा बैठा जहां अंदर चारपाई पर रजिया पड़ी थी, और उसके वालिदैन उसको आवाजें देते हुए उसके मुंह पर पानी के छींटे मार रहे थे। रजिया को होश आ गया। उसका चेहरा खिड़की ही की तरफ था। आंखें खोलते ही उसकी नजर उल्लू की नजरों से टकराई। उल्लू की आंखों में देखते हुए वो गुमसुम सी हो गई। उसी वक्त उल्लू उसे घूरते हुए हवा में उड़कर बुलंद हो गया तो रजिया जैसे ट्रांस से निकली और उसने इधर उधर कमरे में हैरत से देखा। रजिया, रजिया बेटी, तुम्हें क्या हो गया था? रजिया की मां ने उसके चेहरे को हाथों में लेते हुए पूछा। रजिया की आंखें बेतासुर ही रही। उल्लू ने उड़ते हुए फिजा में एक चक्कर लगाया और फिर तेजी से वापस नीचे की तरफ आया और सीधा उस खिड़की से आ टकराया। वो इतना तेजी से खिड़की के साथ टकराया कि यूं लगा जैसे खिड़की का शीशा तोड़कर अंदर घुस जाएगा, लेकिन खिड़की के साथ टकराते ही वो अचानक गायब हो गया। फिर रोशनी की एक छोटी सी किरण पलक झपकते ही रजिया से टकराई और उसके जिस्म में सरायत कर गई। उसी वक्त रजिया अपनी मां की तरफ देख रही थी। उसे हल्का सा झटका लगा और फिर उसकी आंखें सुर्ख अंगारा हो गई
उसकी मां अचानक इस तब्दीली पर झटका खाकर पीछे हटी। रजिया के वालिद सामने खड़े रजिया की ही तरफ देख रहे थे। वो भी रजिया की आंखों को देखकर परेशान हो गए। उन्होंने जल्दी से आगे बढ़कर रजिया का हाथ पकड़ा ही था कि रजिया ने जोर का धक्का दिया, जिससे उसके वालिद हवा में जैसे उड़कर दीवार से जा टकराए। रजिया के इस अमल पर वो दोनों ही हैरान रह गए, क्योंकि उस धान पान सी लड़की में इतना जोर कहां से आया कि उसने अपने मजबूत बॉडी के वालिद को एक ही धक्के से परे फेंक दिया। सलमा बीबी बेटी को छोड़कर अपने शौहर की तरफ लपकी, जो कि दीवार से टकराकर कमरे के फर्श पर से उठने की कोशिश कर रहे थे। सलमा ने उनको उठने में मदद दी। उठने के बाद दोनों ही ने रजिया की तरफ देखा, जिसके बाल खुलकर बिखरे हुए थे और उसका चेहरा बड़ा भयानक हो रहा था। मतलूब खान सियाना आदमी था। वो समझ गया और बीवी को पकड़कर बाहर की तरफ ले जाने लगा, लेकिन बीवी अपने आप को उनसे छुड़ाने की कोशिश करने लगी। नहीं, मेरी बच्ची। उनके मुंह से डरे डरे लफ्ज बरामद हो रहे थे। मतलूब खान बड़ी मुश्किल से उसे लेकर कमरे से निकल गया। इधर वो दोनों बाहर निकले, उधर ठक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और अंदर से कुंडी भी चढ़ गई। मतलूब खान ने अपने हवास मुजतमा रखे और अपने हाथों से बीवी को पानी पिलाया, साथ ही दिलासा भी दिया और बोले, तुम इधर ही बाहर बैठो, उस तरफ जाने की कोशिश मत करना। मैं अभी जाकर नहर वाले बाबा जी को लेकर आता हूँ। मामला बहुत गंभीर लग रहा है। सलमा बीबी भी उस वक्त तक कुछ कुछ समझ चुकी थी। उनके दिल में हौल से उठ रहे थे। बेटी की शादी नजदीक थी। रजिया पर कोई हवाई असर हो गया था। मतलूब खान नहर वाले बाबा को अपने साथ ही ले आए। बाबा बहुत माने हुए आमिल थे। जब वो घर में दाखिल हुए तो उन्हें उस घर में किसी साए का एहसास हो गया। इधर उधर देखते हुए बाबा के मुंह से निकला, जल्दी से पानी का एक गिलास ले आओ। बाबा ने रजिया के कमरे के दरवाजे को घूरते हुए बुलंद आवाज में कहा। मतलूब खान शीशे के साफ गिलास में जल्दी से पानी ले आए और बाबा दरवाजे के सामने ही कमरे के बाहर बैठ गए और अपने सामने तपाई पर पानी का गिलास रखकर कुछ पढ़ने लगे। बाबा को पढ़ते हुए कुछ ही देर हुई थी कि अचानक कमरे की कुंडी खुलने की आवाज सुनाई दी और फिर दरवाजा खोलकर रजिया झूमती हुई बरामद हुई। वो बाबा की तरफ सुर्ख अंगारा आंखों से देख रही थी, लेकिन बाबा पढ़ने में मसरूफ रहे। आहिस्ता आहिस्ता वो बाबा के सामने आ ठहरी। सामने बैठ जाओ, बाबा की रौबदार आवाज गूंज उठी और रजिया बगैर कुछ कहे उनके सामने बैठ गई, लेकिन उसका चेहरा गुस्से से तप रहा था। कौन हो तुम? बाबा ने गिलास के ऊपर हाथ रखकर पूछा। उनके हाथ रखते ही रजिया कांप गई। मेरा नाम जरताश है। रजिया के मुंह से भारी मर्दाना आवाज निकली। क्यों तंग कर रहे हो इस बच्ची को? बाबा गिलास को हल्का हल्का हिलाने लगे। रजिया की हालत तशन्नुज के मरीज जैसी हो गई थी। मैं तंग नहीं कर रहा। ये और मैं एक है। रजिया के मुंह से बमुश्किल अल्फाज निकले। ये कभी नहीं हो सकता। तू नारी मखलूक है और ये खाकी। बाबा जलाल में आ गए। छोड़ दे इस बच्ची को और आइंदा इससे दूर रहना, वरना। लेकिन बाबा मैं इससे बहुत मोहब्बत। बस मैंने कह दिया ना कि छोड़ दे इसे, वरना। बाबा ने उसकी बात काट दी और गिलास का पानी चुल्लू में लेकर रजिया के मुंह पर मारा, जिससे उसके मुंह से कराह बुलंद हुई। 2-3 दफा बाबा ने रजिया के मुंह पर पानी का छींटा मारा। मैं जा रहा हूं, लेकिन इस लड़की को मैं नहीं छोड़ूंगा फिर कभी। बाबा ने गिलास को एक जोरदार झटका दिया तो रजिया बेजान सी होकर लुढ़क गई। वो बेहोश हो चुकी थी। बहुत ही सर्कस जिन है, एहतियात बहुत बेहतर है। ये फिर भी कोई शरारत कर सकता है। एक तावीज़ लिख कर दे रहा हूं, बच्ची के गले में डाल देना, लेकिन याद से इसे तंबीह करना कि इस तावीज़ को कभी ना उतारे। मतलूब खान और सलमा बीबी की तरफ देखते हुए सर को हिलाने लगे। एक बात और, बच्ची से इस बारे में कोई बात नहीं करनी। इसके जहन से सब कुछ उतर चुका होगा। मतलूब खान बहुत ही शुक्रगुजार था नहर वाले बाबा का, जो कि उनके कहते ही उठकर उनके साथ चला आया। रजिया को साए की कैद से निजात दिला दी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अभी इम्तिहान और भी हैं। रजिया की शादी बिल्कुल करीब थी। अरशद का दिल शादी से पहले एक दफ़ा रजिया से मिलने और उसे छेड़ने को चाहा, और फिर उससे सब्र न हो सका और वो रजिया से मिलने जा पहुंचा। इस वाक़े के बाद रजिया को बहुत कम निकलने दिया जाता था। उस दिन काफ़ी दिनों बाद वो निकलकर बाग में आ रही थी
کہ ارشد بھی وہاں آ گیا۔ پہلے تو وہ ارشد کو دیکھتے ہی گھر کی طرف بھاگنے کا سوچنے لگی، کیونکہ اس کے ذہن میں والدین کی طرف سے لگائی گئی پابندی شادی کے نزدیک آنے کی وجہ سے تھی۔ اسے والدین نے اصل بات کی ہوا تک نہ لگنے دی تھی۔ رضیہ، 1 منٹ میری بات سن لو، پھر چلی جانا۔ ارشد نے اس کا ارادہ بھانپتے ہوئے جلدی سے کہا تو رضیہ رک گئی، لیکن منہ سے کچھ نہیں بولی۔ ارشد اور اس کے گھر والوں کو بھی آسیبی واقعے سے لا علم رکھا گیا تھا۔ رضیہ کے رکتے ہی ارشد اس کے پاس چلا گیا۔ میں تمہارا ہونے والا شوہر ہوں، مجھ سے کیا شرمانا؟ جناب ہونے والے شوہر صاحب، جو بات کہنی ہے جلدی کہہ دیں، یہ نہ ہو کہ امی ابو میں سے کوئی دیکھ لے۔ اور رضیہ نے رخ دوسری طرف کرتے ہوئے شرارت سے کہا، میرے ساتھ اس پل تک چلو، وہاں کچھ ہے جو میں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں۔ ارشد نے 2 پہاڑیوں کے درمیان ایک کھائی کے اوپر بنے پل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ رضیہ پہلے تو نانا کرتی رہی، لیکن اسے آخر ارشد کی ضد کے آگے ہار ماننا پڑی، اور پھر وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے اس پل تک پہنچ گئے، جہاں ایک پہاڑی کے پیچھے سورج غروب ہو رہا تھا۔ وہ منظر اتنا پیارا تھا کہ رضیہ جیسے اس میں کھو کر رہ گئی، اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے لکڑی اور رسے کی مدد سے بنے پل کے درمیان تک چلی گئی۔ اس کے بائیں تھوڑا ہی پیچھے ارشد کھڑا اس کے چہرے پر پھیلتی خوشی کے رنگ کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک کھٹاک کھٹاک کی آواز سنائی دی، اور پل بالکل درمیان سے اس جگہ سے ٹوٹ گیا جہاں رضیہ کھڑی تھی۔ رضیہ کو ایک جھٹکا لگا، اور وہ سر کے بل نیچے خلا میں گرتی چلی گئی۔ اس کے منہ سے فلک شگاف چیخ برآمد ہوئی، اور اس کے گلے سے نہر والے بابا کا دیا ہوا تعویذ نکل کر کہیں گم ہو گیا۔ ٹھیک اسی وقت ایک بڑا سا پرندہ نمودار ہوا، اور پھر وہ پرندہ سائے میں تبدیل ہو کر رضیہ کی طرف بڑھا، اور پھر رضیہ سمیت غائب ہو گیا۔ رضیہ کی طویل چیخ کھائی میں گونج کر رہ گئی۔ ادھر ارشد پل کے ٹوٹتے ہی رسے کے سہارے خلا میں لٹک گیا۔ اس کا سارا دھیان پہلے اپنے آپ کو بچانے پر تھا۔ وہ بہت ہی مشکل سے لٹک لٹک کر اوپر پہنچا اور نیچے کھائی کی وسعتوں میں دیکھا، لیکن رضیہ اسے نظر نہ آئی، تو وہ پاگلوں کی طرح رضیہ کو پکارتے ہوئے پہاڑی سے اترنے لگا۔ چونکہ وہ اونچائی پر تھا، اس لیے اس کی آوازیں بستی تک پہنچ رہی تھی۔ مطلوب خان اور بستی کے چند لوگ شور سن کر گھروں سے نکل آئے۔ جب انہوں نے ایک آدمی کو شور مچاتے ہوئے کھائی کی طرف بڑھتے دیکھا تو انہوں نے سمجھ لیا کہ کوئی کھائی میں گر گیا ہے۔ بستی کے آدمی کھائی کی طرف دوڑے۔ یا اللہ خیر، مطلوب خان کے منہ سے نکلا، اور وہ بھی ان آدمیوں کے ساتھ ہی کھائی کی طرف دوڑ کر جانے لگا۔ بستی کی عورتیں گھروں کی چھتوں پر چڑھ کر صورتحال کا اندازہ لگانے لگی۔ ارشد کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا تھا۔ وہ رضیہ سے بہت محبت کرتا تھا، جو کہ اتنے اوپر سے گر کر کیسے بچ پائی ہوگی۔ اس کے اندر تو ایک آندھی سی چل رہی تھی، لیکن جب وہ نیچے کھائی کے اندر پہنچا تو ادھر ادھر دیکھنے کے بعد بھی اسے وہاں رضیہ کا نام و نشان نہ ملا، تو وہ پریشان ہو گیا، کیونکہ وہ گری تو اس کے سامنے ہی تھی، تو پھر وہ اچانک کہاں غائب ہو گئی تھی۔ بستی کے لوگ بھی کھائی کے اندر پہنچ گئے۔ مطلوب خان ارشد کو دیکھتے ہی چیخ اٹھا، ارشد، کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ کون گر گیا ہے؟ خالو، وہ رضیہ پل سے گر گئی۔ ارشد نے بے بسی سے ہونٹ چباتے ہوئے جواب دیا۔ کیا؟ رضیہ ادھر کہاں؟ کیسے گر گئی؟ مطلوب خان کے منہ سے اٹکتے ہوئے الفاظ نکلے، اور ارشد کو ایسا لگا کہ اس کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ کر بھینچ دیا ہو۔ خالو، وہ میرے سامنے گری تھی، لیکن اب وہ کہیں بھی نہیں ہے، ارشد نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا۔ اس کی بات سن کر مطلوب خان بھی پاگلوں کی طرح ادھر ادھر بھاگ کر تلاش کرنے لگا۔ باقی آدمی بھی اس پوری کھائی میں پھیل گئے، لیکن رضیہ انہیں نہ ملنی تھی اور نہ ہی ملی۔ وہ سب سوچ رہے تھے کہ اگر رضیہ اوپر سے گری تو کہاں گئی۔ ارشد، تمہیں پورا یقین ہے کہ رضیہ اوپر سے گری تھی؟ ایک بزرگ آدمی نے ارشد کو مخاطب کیا۔ ان کا پوچھنے کا انداز ایسا تھا جیسے انہیں ارشد کی دماغی حالت پر شک ہو رہا ہو۔ جی بزرگوار، میرے سامنے ہی وہ گری تھی، پل ٹوٹ گیا، میں بہت مشکل سے بچا ہوں، آپ خود ہی دیکھ لیں پل۔ اس نے پل کی طرف دیکھ کر اتنا ہی کہا۔ اسے زبردست حیرت کا جھٹکا لگا۔ پل تو اپنی جگہ پر قائم و دائم تھا۔ بزرگ اوپر سے نظر آنے والے پل کی طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے ہنس کر باقی آدمیوں سے کہا، چلو بھائیو، لگتا ہے کہ مطلوب کا ہونے والا داماد تھوڑی تھوڑی پیتا بھی ہے۔ باقی آدمیوں نے بھی دونوں کی باتیں سن لی تھی،
اور پل کو بھی صحیح سلامت دیکھ لیا تھا، اسی لیے وہاں سے بزرگ کے ساتھ ہی کھسک لیے، جبکہ ارشد پریشان کھڑا اس پل ہی کی طرف دیکھ رہا تھا جو کہ اس کے سامنے ہی ٹوٹا تھا، جس سے رضیہ گر گئی تھی اور وہ بہت ہی مشکل سے بچا تھا۔ مطلوب خان ارشد کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، خالو آپ میرا یقین کریں، وہ بیٹا مجھے تمہاری بات پر یقین ہے، آؤ اب یہاں کچھ نہیں، مطلوب خان نے افسردگی سے کہا۔ لیکن خالو وہ رضیہ، ارشد یقین و بے یقینی کی کیفیت میں تھا، اسے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ پل ٹوٹ کر کیسے جڑ گیا اور رضیہ کہاں گئی۔ مطلوب خان کو اس کی بات پر یقین آ گیا تھا، کیونکہ انہیں بابا جی کا دیا ہوا تعویذ جو کہ رضیہ کے گلے میں تھا ایک جھاڑی میں اٹکا ہوا مل گیا تھا، جسے دیکھ کر مطلوب خان کے دل پر چھریاں سی چل گئی تھی اور اسے نہر والے بابا کی بات یاد آ رہی تھی کہ تعویذ بچی کے گلے سے کبھی نہیں اترنا چاہیے، جن بہت ہی سرکش ہے۔ مطلوب خان ارشد کو پکڑتے ہوئے دل برداشتہ ہو کر اس کھائی سے نکلا اور بوجھل قدموں سے گھر کی طرف چل پڑا۔ مطلوب خان جب ارشد کو لے کر گھر پہنچا تو سلمہ بی بی دروازے پر ہی کھڑی ان کی منتظر تھی، اور جب انہیں ارشد کی زبانی سارا واقعہ اور رضیہ کے غائب ہو جانے کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے زور کی چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی۔ انہیں بڑی مشکل سے تھوڑی دیر بعد ہوش میں لایا گیا تھا، لیکن وہ رضیہ کو ہی یاد کیے جا رہی تھی۔ ارشد تم اپنی خالہ کے پاس ہی رکو، میں ابھی آیا، مطلوب خان نے ایک دم اٹھتے ہوئے کہا، اور ان کا رد عمل جانے بغیر ہی بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ مطلوب خان تیز تیز قدموں سے نہر والے بابا کے آستانے پر پہنچا۔ بابا جی مسجد میں ہیں، ایک مرید نے مطلوب خان کو بتایا، تو وہ آستانے کے ساتھ ہی بنی چھوٹی سی مسجد میں چلے گئے۔ اندر داخل ہوئے تو انہیں یاد آیا کہ انہوں نے ابھی تک مغرب کی نماز ادا نہیں کی۔ وہ جلدی سے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اسی وقت بابا جی مسجد کے کونے میں کچھ آدمیوں کے سامنے کسی موضوع پر بیان دے رہے تھے۔ نماز پڑھنے کے بعد مطلوب خان بھی ادھر ہی جا کر بیٹھ گیا، لیکن اس کے اندر تلاطم برپا تھا۔ بابا جی نے اسے دیکھتے ہی بیان مختصر کر دیا اور بولے، کیا بات ہے مطلوب خان، پریشانی تمہارے چہرے سے آیا ہے؟ بابا جی وہ میری بیٹی اچانک غائب ہو گئی، اس کے منہ سے بمشکل الفاظ نکلے۔ بابا نے باقی لوگوں کو اٹھنے کا اشارہ کیا، اور ان کے اٹھنے کے بعد اور پھر بابا کے پوچھنے کے بعد ساری بات جو کہ ارشد نے اسے بتائی تھی منوان بتا دی۔ میرا دیا ہوا تعویذ کہاں ہے؟ بابا نے تمام بات سننے کے بعد پوچھا۔ مطلوب خان نے جیب سے تعویذ نکال کر بابا کی طرف بڑھایا۔ اس وقت ایک آدمی نے عشاء کی اذان دی اور پھر بابا نے مطلوب خان کو دلاسا دیا، ساتھ ہی نماز پڑھ کر جانے کا کہا۔ میں آج کی رات ایک عمل کروں گا اور صبح خود تمہارے گھر آ کر جو ہوگا بتا دوں گا۔ نماز پڑھ کر مطلوب خان بوجھل قدموں سے سیدھا گھر آ گیا، جہاں ارشد اور سلمہ بی بی شدت سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ سلمہ بی بی نہ صرف سنبھل چکی تھی بلکہ اس نے ارشد کو رضیہ کے ساتھ پیش آنے والے واقعے بھی ارشد کے گوش گزار کر دیا تھا۔ ان دونوں میاں بیوی کا یہی خیال تھا کہ رضیہ کو جن اٹھا کر لے گیا ہوگا، جبکہ ارشد والی بات سن کر حیران تھا، لیکن رضیہ اس کے سامنے ہی گر کر غائب ہوئی تھی، اور پھر اس نے ٹوٹے ہوئے پل کو اپنی آنکھوں سے سلامت دیکھا تھا۔ مجھے رضیہ کا تعویذ اس کھائی سے ملا تھا جسے لے کر میں بابا کے پاس گیا تھا۔ انہوں نے وہ تعویذ رکھ لیا اور رات کو ایک عمل کرنے کا کہا ہے۔ اب جو کچھ بھی ہوگا صبح ہی پتہ چلے گا۔ وہ پوری رات بیٹھے رہے اور رات گزر گئی۔ صبح کی نماز کے لیے مطلوب خان نکلا تو ارشد بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ آستانے کے ساتھ والی مسجد میں دونوں نے نماز ادا کی۔ بابا جی نماز پڑھا کر اٹھ کر اپنے آستانے میں چلے گئے، اور ان کے ایک مرید نے مطلوب خان اور ارشد کے پوچھنے پر انہیں بتایا کہ وہ گھر چلے جائیں، بابا جی خود ہی ان کے گھر آئیں گے۔ دونوں کا دل وہاں سے آنے کو نہ چاہ رہا تھا، لیکن بابا کا کہا ماننا بھی ضروری تھا۔ وہ دونوں جب گھر پہنچے تو ارشد کے والدین بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ وہ بھی ساری بات سن کر بہت پریشان تھے، اور ساتھ ہی مطلوب خان اور سلمہ بی بی سے ناراض بھی ہو رہے تھے کہ انہوں نے یہ بات کیوں چھپائی۔ آپس میں باتیں ہوتی رہی۔ تقریباً 10 بجے کے قریب بابا جی آ گئے۔ وہ سب انہی کے منتظر تھے، لیکن بابا جی نے انہیں کچھ بتانے سے پہلے رضیہ کا کمرہ دیکھنا چاہا۔ رضیہ کے کمرے میں کچھ تلاش کرتے ہوئے انہیں کسی پرندے کا ایک پر ملا، تو
تو उनके चेहरे पर इत्मीनान सा फैल गया। तावीज़ को सामने रखकर मैंने जो अमल किया उसके बाद मुझे अंधेरा सा नजर आ रहा था, इसीलिए मैं कुछ जान ना सका और इस घर में आकर कुछ तलाश करना चाहता था। एक चीज तो मिल गई है और इससे खुशबू भी उसी सरकश जिन की आ रही है। अब एक और अमल करना है, उसके बाद ही कुछ पता चलेगा। आप लोग हौसला रखें, अल्लाह खैर करेगा। मुझसे पहले गलती हो गई, काश मैं पहले ही उस सरकश जिन का कुछ करता, लेकिन जो अल्लाह को मंजूर। उसके बाद बाबा जी रजिया के कमरे में ही बराजमान हो गए और उनके कहने पर उन्हें अकेला छोड़ दिया गया। काफी लंबा अमल था, बाकी लोग बाहर ही उनके मुंतजिर रहे कि अमल के बाद क्या रुनुमा होता है। जोहर से थोड़ा पहले अचानक परों की फड़फड़ाहट सुनाई दी और एक बड़ा सा उल्लू आकर घर के बैरूनी दरवाजे पर आ बैठा। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और बहुत ही खतरनाक दिखाई दे रही थी। वो उल्लू भी आम उल्लुओं से बड़ा था। उसी वक्त कमरे का दरवाजा आहिस्ता से खुला, जहां बाबा आंखें बंद किए अमल पढ़ने में मसरूफ थे। उल्लू दरवाजा खुलते देखते ही हल्की सी उड़ान के साथ नीचे उतर आया और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा, जैसे उसे कोई खींच रहा हो। ऐसे ही वो अंदर चला गया और बाबा के सामने जाकर सर को झुका दिया। अरशद और उसके वालिदैन और खालू खाला आहिस्ता आहिस्ता अंदर चले गए। उसी वक्त बाबा ने आंखें खोल दी। उनकी आंखें लाल अंगारा हो रही थी। तुम बाज ना आए और अपनी मनमानी की, मैंने तुम्हें मना भी किया था। बाबा काफी देर उसे सरजनिश करते रहे, जैसे कि किसी समझने वाली मखलूक से मुखातिब हों, लेकिन वो उल्लू आगे सर झुकाकर चुप रहा। कहाँ है वो बच्ची? बाबा ने रौबदार आवाज से पूछा, लेकिन उसने कुछ जवाब न दिया। बाबा ने 2-3 दफा पूछा, लेकिन वो खामोश ही रहा। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, बाबा ने कहते हुए ना जाने कहां से एक चाबुक निकाली। बाबा, वो मर गई। चाबुक निकालते ही उल्लू ने सर को हिलाया और फिर उसके मुंह से इंसानी आवाज निकली। कहाँ मर गई? कैसे मर गई? बाबा और रजिया के घर वालों को एक झटका सा लगा। वो मेरा एक दोस्त था जिसने उसको पुल से नीचे गिरते ही दबोच लिया था। और फिर खौफ से रजिया के दिल की धड़कन बंद हो गई। उल्लू ने सर को तासुब से हिलाते हुए जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर घर में एक कोहराम सा मच गया और फिर बाबा के पूछने पर उस जिन ने, जो कि उल्लू की शक्ल में था, रजिया की कब्र के बारे में भी बता दिया, जो कि उस पुल से कुछ ही फासले पर एक बड़ी सी चट्टान के साए में थी। अरशद और सलमा बीबी कर्ब से बेहोश हो रहे थे। बाबा को उस जिन पर बहुत गुस्सा था। उन्होंने उसे चाबुक से बहुत मारा तो उल्लू बिल्कुल बेजान सा हो गया। फिर बाबा ने उसे जलाकर राख कर दिया। अब थोड़ी सी राख फर्श पर पड़ी थी कि अचानक जोर की हवा चली और राख उड़ते हुए गायब हो गई। उसके बाद वो सब बाबा के साथ उस कब्र पर पहुंचे तो देखा कि कब्र पर रंग बिरंगे फूल पड़े थे। सबकी आंखों से आंसू बह रहे थे और सब रजिया के लिए दुआ गो थे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।